अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं क्लास का दूसरे इकाई का 5वां पाठ चार हाथ चालना पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है चार हाथ चालना और उसकी जो लेखिका है वो है अमृता प्रीतम। पहले हम लोग देखते हैं गद्य संबंधी में। प्रस्तुत साक्षात्कार में अमृता प्रीतम जी ने चित्रकार शोभा सिंह से उनके अनुभव, चित्रकला चुनने के कारण, चित्रकला के विषय आदि पर प्रश्न किए हैं। यहाँ पर हम इस पाठ में ये पढ़ने वाले हैं कि अमृता प्रीतम जो है वो एक साहित्यकार है और जो शोभा सिंह जिनसे उन्होंने बातचीत की है, वो उनसे उनके चित्रों के बारे में पूछ रहे हैं कि उनके अनुभव क्या है, उन्होंने चित्रकला चुनने के कारण क्या है, चित्रकला के विषय क्या है उनके, इस पर हम देखेंगे और इस पर ही उन्होंने उनसे प्रश्न पूछे हैं। शोभा सिंह ने इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दिए हैं। उन्होंने भी उसका उत्तर जो है शोभा सिंह ने बहुत अच्छी तरह से उसका विस्तार से उत्तर दिया है। ठीक है। चार हाथ चालना, चालना का अर्थ होता है प्रकाश, उजाला, रोशनी। यहाँ पर इस पाठ में हम ये देखने जाते हैं कि छोटे रोशनी किस तरह से चार हाथ चालना मतलब चार हाथ रोशनी, छोटी सी रोशनी। जैसे मोमबत्ती जब जलाते हैं हम लोग तो उसके आसपास थोड़ा सा रोशनी होती है। सब तरफ उसका प्रकाश फैलता है क्या? नहीं, लेकिन वहां जितनी जगह तक फैलता है उतना वो उतनी जगह को वो प्रकाशित कर देता है। ठीक है, हम लोग पाठ देखते हैं। पंजाब के प्रसिद्ध चित्रकार श्री शोभा सिंह से प्रसिद्ध साहित्यकार अमृता प्रीतम की बातचीत। अब दोनों की जो बातचीत हुई आपस में वो हम देखने वाले हैं। अमृता प्रीतम: शोभा सिंह जी, चित्रकला में तकनीकी और रूहानी पहलू से जितना अनुभव आपका है, वर्षों के हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से भी, उनका इस समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं। वो उनसे प्रश्न पूछ रही है कि चित्रकला की तकनीकी और रूहानी पहलू से जितना अनुभव आपका है, जैसे आपकी चित्रकला है, कैसे तकनीकी भी है और रूहानी भी है, जो आत्मा तक पहुंचने वाले, जो आत्मा तक, रूहानी मतलब आत्मा तक पहलू, जितने भी अनुभव है आपके वर्षों के हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से भी, उतना इस समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं है। तो दूसरे कलाकार के और नहीं, इतना नहीं है जितना कि आपका है। कलाकार के कर्म की व्याख्या करना हो तो आप किन शब्दों में करेंगे? और पूछ रहे हैं कि अगर आपको कलाकार की व्याख्या करना है, लेकिन वो उनसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप उनमें किस तरह से करेंगे, उसकी व्याख्या किस तरह से करेंगे, कैसे बताएंगे कि कलाकार कैसा रहना चाहिए। शोभा सिंह ने कहा, सबसे पहले सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना होगा। अब यहाँ पर वो बता रहे कि मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलूंगा। अब हम पहले यहाँ देखते हैं सत्यम, शिवम और सुंदरम का अर्थ क्या है, वो उसका क्रम क्यों बदलना चाहते हैं। सत्यम का अर्थ होता है ईश्वर ही सत्य है या सत्य। सत्यम का अर्थ होता है ईश्वर ही सत्य है। और दूसरा है शिवम। शिवम का अर्थ होता है शुभ, अविनाशी, शांति प्रदान करने वाला है। जो शुभ हो, जो जिसका विनाश ना होता हो, उसे कहा जाएगा शिवम, और जो शांति प्रदान करता हो। और सुंदरम, सुंदरम मतलब यहाँ पर हमने अर्थ, उसके दो अर्थ है, यहाँ पे कला भी है और सुंदरता भी, दोनों अर्थ है उसके। तो वो बोल रहे हैं, शोभा सिंह बोल रहे हैं कि मैं सबसे पहले क्या चाहूंगा कि सत्यम, शिवम और सुंदरम जो है, इनका मैं क्रम बदलू, इन्हें आगे पीछे करूँ उनको। जो ऐसा पहले सत्यम है, फिर शिवम, फिर सुंदरम है, तो इस तरह से मैं उसको चेंज करूँ। किस तरह से करना चाहते हैं? मैं इसे सुंदरम, शिवम और सत्यम का क्रम देता हूँ। इस तरह तब्दील कर रहे हैं, पहले वो सुंदरम बता रहे हैं, फिर शिवम बता रहे हैं, सत्यम लास्ट में। क्यों? उनका क्या कहना है कि सुंदरता, उनका कहना है कि पहले किसी भी चीज को सुंदरता की नजरों से देखो, उसके बाद ही में वो चीज अविनाशी है या नहीं, या उसके अंदर दूसरों का भला करने की कितनी शक्ति है वो देखो। वो चाहते हैं पहले क्या देखो, पहले सबसे पहले कि वो उसकी चीजों की सुंदरता या उसकी कला क्या है उसको देखो। हम ये मत सोचो कि वो रहेंगी, वो सबसे पहले वो जो हमें वो दिखाई देगा, उसमें कोई कला दिखाई देगी, सुंदरता दिखाई देगी, तब उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अविनाशी है या नहीं, उसके अंदर दूसरों का भला करना है कि नहीं है, कितनी शक्ति है ये देखेंगे, और उसके बाद वो चीज ईश्वर है क्या, सत्य है क्या, ये देखेंगे। इस तरह से वो उसका क्रम बदलना चाहते हैं। सत्यम, शिवम, सुंदरम को वो सुंदरम, शिवम और सत्यम करना चाहते हैं। सुंदरता के लिए नजर सबसे पहली अवस्था है। सुंदरता के लिए सबसे पहले हम जब भी कोई चीज देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उसकी
आंखों से हम सबसे पहले यही देखेंगे कि वो कैसी है, उसकी सुंदरता क्या है, उसके अंदर क्या कला है, हम सबसे पहले यही देखते हैं। और सत्य उसकी तीसरी अवस्था है। सबसे पहले हम नजर से जो भी चीज देखेंगे, हम पहले उसकी सुंदरता देखेंगे या तो कला देखेंगे, उसके अंदर क्या है। उसके बाद हम तीसरी अवस्था देखेंगे कि वो सही है, सच है या नहीं, वो सत्य है या नहीं, वो तीसरी इसमें अवस्था आती है उसकी। यानी पहली अवस्था जो हम देखेंगे वो रहेंगी, उसकी सुंदरता रहेंगी या उसकी कला रहेंगी। तो इसीलिए वो उसका क्रम चेंज करना चाहते हैं, सुंदरम शिवम और सत्यम करना चाहते हैं। और सत्य उसकी तीसरी अवस्था है। ये विकास की क्रिया है, जिसकी पहली मंजिल सुंदरता की कल्पना है। उसी कल्पना को जिसे आप अक्षरों के माध्यम से कागज पर उतारती है। अब वापस उन्हें ही बोल रहे हो कि मैं कैसे चाहता हूँ कि आप सबसे पहले जिसकी पहली मंजिल सुंदरता की कल्पना है। लेकिन हम जो भी चीज देखते हैं, पहले हम नजर से जो भी चीज देखते हैं तो पहले उसकी वो दिखाई देती है हमको, तो वो सबसे पहली मंजिल सुंदरता ही होती है। उसी कल्पना को जिसे आप अक्षरों के माध्यम से कागज पर लिखते हैं, क्योंकि वो साहित्यकार है, इसीलिए वो शोभा सिंह उसको अमृता प्रीतम को ही बोल रहे, अमृता प्रीतम जी को ही बोल रहे हैं कि तुम जिस तरह से सोचती हो, जो कल्पना करती हो, उसी को अक्षरों के माध्यम से अपने कागज पर उतारती हो, उसी तरह से चित्रकार रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवस पर उतारता है। जिस तरह से आप सोचते हो और फिर अपने अक्षरों के माध्यम से लिखते हो, उसे कागज पर उतारती हो, लिखती हो, उसी तरह से हम भी क्या करते हैं, उसको सोचते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, उसको रंगों के और लकीरों के माध्यम से कैनवस पर उतारते हैं। उनसे उनसे पहले क्या पूछा था उन्होंने कि इसकी व्याख्या क्या है, आपकी नजर में कलाकार की व्याख्या क्या है, कैसे कलाकार का क्रम कैसे होना चाहिए, उसकी व्याख्या क्या होना चाहिए। तो उन्होंने उसकी व्याख्या यही दिया कि जिस तरह से आप सोचते हो, जो आपकी कल्पना करते हो और आप उसको लिखते हैं, कागज पर उतारते हो, उसी तरह से हम भी क्या करते हैं, उसी कल्पना को रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवस पर उतारते हैं। अमृता प्रीतम ने कहा, चित्रकला का माध्यम आपने कौन सा चुना। उन्होंने उनसे दूसरा सवाल पूछा कि आपने चित्रकला का माध्यम कौन सा चुना है। आप किस माध्यम को रख के सामने रखे, हम कोई भी चित्रकार देखेंगे तो कुछ ना कुछ माध्यम रखते हैं, कुछ मौजूद रहता है उनका, उस पर ही वो चित्र बनाते हैं। शोभा सिंह ने कहा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई बार एकांत में बैठकर अपनी आयु के सब वर्षों को टटोला है। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बार सोचा हूँ कि अपनी जितनी भी आयु है, मेरी जितनी उम्र है, उसके जितने भी वर्ष है सबको टटोला, वर्षों की निचली तहों को भी, और जो जितने उनके वर्ष छोटे थे बचपन से, तब से उन्होंने सोचा है कि मैं किस वजू पर या किस माध्यम पर चित्र बनाऊं। मुझे लगता है कि लोगों को भी ये पक्का बुलावा हो गया है कि मैं चित्रकार हूँ, और मैं खुद भी अपने आप को ये बुलावा सा देता हूँ। कहा कि लोगों को लगने लगा कि मैं चित्रकार हूँ, और मुझे भी लगने लगा मैंने विषय ढूंढा हो, लेकिन मुझे कोई विषय नहीं मिला। इस बुलावे की बुनियाद एक घर था, जिसकी मुझे जन्म से तलाश थी। उन्होंने कहा कि मेरा जो बुलावा है वो क्या, उसकी बुनियाद क्या थी, एक घर था। मुझे याद है, मैं मुश्किल से कोई 8 बरस का रहा होगा, जब आंगन की रसोई पर जो परछत्ती बनी हुई थी, मुश्किल से 3.5 फीट की रही होंगी। आंगन की, जो पहले घरों में किचन, रसोई वगैरह किचन घर में नहीं बनाया जाता था, उसे बाहर बनाया जाता था, घर के बाहर मिट्टी का बनाया रहता था वो। तो उसकी परछत्ती जो घास फूस से बना हुआ रहता है छत, उसे कहा जाता है परछत्ती। तो जब आंगन की रसोई पर जो परछत्ती बनी हुई थी, मुश्किल से 3.5 फीट की रही होंगी। कितनी थी? 3.5 फीट की। जो ज्यादा ऊंचाई उसकी दीवारों की नहीं थी, बहुत छोटी थी, 3-3.5 फीट की उसकी दीवारें थी। मैंने उसे धो पोछ कर अपना घर बनाया था। लेकिन जब शोभा सिंह जब छोटे थे, तब उन्होंने क्या किया था, जो उनके घर की रसोई थी, उसकी परछत्ती को उन्होंने अपना क्या किया था, अपना घर बनाया था। और उसी परछत्ती के साथ जो कुछ हाथ खुली जगह थी, वो दो टूटी हुई हंडिया रखकर उनमें मिट्टी भरकर चंपा के पौधे लगा लिए थे। और थोड़ी सी जो जगह खाली बची हुई थी, उन्होंने जो मिट्टी की हंडिया टूटी हुई थी, उसमें उन्होंने मिट्टी भरकर चंपा के पौधे लगाए थे। मुझे तब पढ़ना भी नहीं आता था, पर एक सुंदर सी जिल्द वाली पंचग्रंथि लेकर मैंने घर में सजा ली थी।
पंचग्रंथि, पंचग्रंथि का अर्थ क्या होता है? पंचग्रंथि मतलब जो पंजाबी लोग, पंजाबी में जिसे पंचग्रंथि कहा जाता है, उसे हिंदी में धार्मिक ग्रंथ जो रहता है उसे पंजाबी में पंचग्रंथि कहा जाता है। उसके लिए एक चवर भी ढूंढ लिया था जो दीमक का खाया हुआ था। चवर किसे कहा जाता है? जो पंजाबी हम लोग गुरुद्वारा वगैरह में देखते हैं कि बालों का एक पंखा सा रहता है, उसमें ऐसा बाल बाल जैसे रहते हैं, वो हवा के जैसा हवा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो लेखक के घर में बचपन में उनके घर में रखा हुआ था, जिसको दीमक ने खा लिया था, यानी खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे संभाल कर रखा था। और पंचग्रंथि भी रखी थी और उसके साथ उन्होंने क्या रखा था? चवर भी रखा हुआ था। साथ ही 3.5 फीट की परछती की दीवारों पर जो भी कागजों की तस्वीरें मिली थी लगा ली थी। और साथ में जो भी 3.5 फीट की तो दीवार थी उसकी परछती की, लेकिन फिर भी उन्होंने जितनी जगह बची हुई थी, पहले तो 2 गमले, 2 हांडिया, जो टूटी हुई हांडिया थी मिट्टी की, उसमें चंपा के पौधे लगाए हुए थे। और बाकी एक उन्होंने वहां पर पंचग्रंथि भी रखी हुई थी, उसको उसको उसके लिए चवर भी रखा था। और साथ में जो खाली दीवार बची हुई थी उसके ऊपर उन्होंने कागजों की तस्वीर, जो कागज में छोटी छोटी तस्वीरें आती थी, अखबारों में जो तस्वीरें आती थी, जो भी उन्हें मिलती थी वो उन्हें वहां पर लगा दी थी और घर सजा लिया था। ये जो उनका बचपन में जो उनका ख्याली घर था वो इस तरह से सजाया हुआ था। वो घर कभी ना बना और मैं ख्याली घर की दीवारें सजाने के लिए तस्वीरें बनाने लगा। और लेखक वही बोलने लगे कि सॉरी, ये जो शोभा सिंह बोलने लगे कि मैंने जो ख्याली घर बनाया था वो घर तो कभी मैं बना नहीं, और ना मैं कभी उसमें गया रहने के लिए, लेकिन वैसा मैंने उसके लिए तस्वीरें बनाना शुरू किया या तस्वीरें बनाना लगा हूँ। अमृता प्रीतम ने कहा, आप औरतों के तौर पर महत्व नहीं देते, केवल माँ के तौर पर महत्व देते हैं। उन्होंने पूछा उनसे कि आप औरतों को सिर्फ औरतों के तौर पर ही नहीं महत्व देते, बल्कि किस रूप में देते हैं? माँ के तौर पर महत्व देते हैं, उनको इतनी अहमियत देते हैं। शोभा सिंह ने कहा, मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूँ। जैसे अमृता का महत्व उसके लेखिका होने के कारण है, शोभा सिंह का चित्रकार होने के कारण है, उसी तरह औरत का महत्व उसके माँ होने के कारण है। इन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई है। उनका कहना है कि जिस तरह से शोभा सिंह अमृता प्रीतम को ही उन्होंने कहा कि आपका महत्व किस लिए है कि आप लेखिका है, यही आपका महत्व है, यही आपकी अहमियत है कि आप क्या हो? लेखिका हो, उसी कारण आपको जाना जाता है। शोभा सिंह को किस लिए जाना जाता है कि वो चित्रकार है, उसी कारण उन्हें जाना जाता है। और उसी तरह से एक औरत का महत्व क्या होता है कि वो माँ होती है, तो उसके कारण उसको इसीलिए उसे बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसकी रचनात्मक शक्ति उसके माँ होने में है। उसकी जो शक्ति है वो किसमें है? रचनात्मक शक्ति किसमें है? उसके माँ होने में है। अपने अस्तित्व की धरती में वो एक बीज को धारण करने के लिए माँ बाप, बहन भाई, घर, सहेलियां सब कुछ छोड़कर वो एक नई और ऊपरी धरती पर चली जाती है। यानी वो एक बच्चे के लिए अपने क्या करती है? अपने माँ बाप को छोड़ देती है, बहन भाई, घर, सहेलियां सब कुछ छोड़ देती है और ऊपरी धरती पर चली जाती है। ये कितनी बड़ी साधना है! यही उसकी कला है, उसकी दैवी शक्ति है। दैवी शक्ति, उसका ज्ञान, उसकी जगह वो जीनियस है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं उसे क्यों इतना महत्व देता हूँ, क्योंकि वो कैसी है कि वो माँ के लिए या अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है? अपना माँ बाप को छोड़ देती है, बहन भाई, घर, सहेलियां सब कुछ छोड़ देती है। और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, दैवी शक्ति है उसके अंदर। और वो कैसी है? जीनियस है। इसीलिए मैं उसे बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ। उसे मैं सिर्फ औरत नहीं बल्कि एक माँ के तौर पर महत्व देता हूँ। अमृता प्रीतम ने कहा, कलाकार का क्रम समूची दुनिया के होने में कोई फर्क डाल सकता है? शोभा सिंह ने कहा, मैं एक सच्चे कलाकार का क्रम एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता हूँ। उन्होंने क्या कहा? कलाकार का जो क्रम है वो किसके समान है? एक मोमबत्ती के समान है, जो दूर तक उजाला नहीं कर सकती, पर अपने इर्द गिर्द 2-4 हाथ धरती को जरूर चांदना दे सकती है। जहाँ पूरा रोशनी उससे नहीं हो सकती, लेकिन जो उसकी थोड़ी दूर तक तो रोशनी, 2-4 हाथ तक रोशनी फैल सकती है। पार्ट में भी हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर हम सोचे कि हम पूरी दुनिया को रोशन करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो हम थोड़ा सा 2-4 हाथ चांदना तो फैला सकते हैं। तो इसीलिए और उसने लेखक यहाँ पे जो शोभा सिंह है वो भी बोल रहे हैं कि मैं कलाकार क्या समझता हूँ कि एक मोमबत्ती के समान है, कि वो ज्यादा रोशनी तो नहीं फैला सकता है, लेकिन 2-4 हाथ जो है धरती को चांदना जरूर दे सकता है। यही 2-4 हाथ का चांदना पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकता है। और यही जो हर कोई ऐसा ही सोचने लगे तो इस तरह से क्या होगा? पूरी धरती
प्रभावित हो जाएगी, पूरी धरती पर चांदना फैल जाएगा या पूरी धरती रोशन हो जाएंगी। अमृता प्रीतम ने कहा, हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है, क्या आप कभी वो यथार्थ चित्रित करना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि अपने जो धरती का सच है वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही खतरनाक है, क्या आप उसको चित्रित करना चाहेंगे? क्या अपने चित्र में वो बनाना चाहेंगे जो हमारी धरती का सच है? क्या आप वो बनाना चाहेंगे? शोभा सिंह ने कहा, नहीं, वो यथार्थ जगह जगह पर, सड़कों पर, पटरियों पर भी चित्रित हुआ पड़ा है। कौन सा यथार्थ? गरीबी, भूखमरी जो दिखाई देती है हर जगह, भीख मांगते हुए लोग दिखाई देते हैं, ये यथार्थ, ये सच्चाई जो है वो हर जगह दिखाई देती है, सड़कों पर दिखाई देती है, पटरियों पर दिखाई देती है। भयानक गरीबी और अंतहीन दुखों का इतिहास, इसे मैं दोबारा कागज पर क्यों चित्रित करूं? उन्होंने कहा कि ये तो मुझे हर जगह दिखाई देता है, हर जगह दुनिया, हमारी धरती पर हर जगह ये सब दिखाई देता है, तो मैं उसे वापस चित्रित क्यों करूं? वही कागजों पर मैं क्यों चित्रित करूं? जिंदगी की खूबसूरती और जिंदगी की अच्छाई जो दिन पर दिन लोप होती जा रही है, मैं उसे कागज पर चित्रित करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जो चीजें खत्म होती जा रही है, जो जिंदगी की खूबसूरती है, जिंदगी की अच्छाई है, जो दिन पर दिन क्या होती है, लोप होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, तो मैं उसे कागज पर चित्रित करना चाहता हूँ, ताकि वो मिटते मिटते कभी हमारी कल्पना से भी ना मिट जाए। अगर हम उसे मैं उसे चित्रित नहीं करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ख्यालों से भी वो चली जाए, वो मिट जाए, हमारे ख्यालों में भी ना रहे कि कभी ऐसा भी था, या थोड़ी हमारी धरती, हमारी दुनिया भी ऐसी थी, ऐसा ना हो कि वो पूरी तरह से मिट जाए। विलियम ब्लेक की एक पंक्ति है कि सुंदर ईश्वर को गुलाब का एक फूल बनाने में 50,000 बरस लगे थे। उसका ऐसा मानना था, जो विलियम ब्लेक है उनका ऐसा मानना था कि ईश्वर को एक गुलाब का फूल बनाने में कितने हजार वर्ष लगे हैं? 50,000 बरस लगे हैं। अगर हम स्वयं को बड़ा कर ले तो जो कुछ दुनिया में से खोता जा रहा है वो किसी हद तक खो जाने से बच जाए। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जो है सिर्फ जो खत्म होते जा रहा है दुनिया से, तो मैं उसी को उसे ही चित्रित करूंगा तो वो दुनिया में शायद बचा रहे। गुरुओं के चित्र भी मैं इसीलिए बनाता हूँ, गुरु के उस्ताद के चित्र भी मैं इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि उनके स्वयं महान थे, क्योंकि वो महान थे, इसीलिए मैं उनके भी चित्र बनाता हूँ। अगर कभी कोई गुरु के हाथ से या किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत छक लेता था, वो सचमुच एक शक्ति को धारण कर लेता था। उनका कहना है कि जैसे अगर कोई गुरु के हाथ से, कोई महान व्यक्ति के हाथ से अमृत छकना मतलब चख लेता था, तो वो क्या होता था? सचमुच एक शक्ति धारण कर लेता था, क्योंकि उसके अंदर वो अच्छाई आ जाती थी। ये केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था जो उसे शक्ति देता था, ये उस व्यक्ति का प्रभाव था जिसके हाथ से वो शक्ति ग्रहण करता था। यानी किसका उसका विश्वास ही नहीं था, एक इंसान का विश्वास नहीं था कि अगर वो गुरु के हाथ से कोई अमृत चख लेगा तो वो महान हो जाएगा, नहीं, बल्कि वो उस गुरु की शक्ति थी। उस व्यक्तित्व का प्रभाव था जिसके हाथ से वो शक्ति ग्रहण करता था। कलाकार का क्रम भी एक व्यक्तित्व बनाना है, कलाकार का काम भी क्या है? एक व्यक्तित्व बनाना है, तभी कला में उसका प्रभाव आ सकता है। जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता। अगर हम सिर्फ ये सोचे कि कला को कला के लिए बना रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम सोचे कि उससे हम कला के जरिए लोगों तक अच्छाई पहुंचाने की कोशिश करें तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। हमें सिर्फ कला को कला के लिए ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि लोगों तक उसकी अच्छी बात पहुंचे, लोगों को अच्छी चीजों की जानकारी हासिल हो, या जो बुराइयां है वो खत्म हो जाए। अमृता प्रीतम ने कहा, सो कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है। अगर चिंतन के अमल में, इसमें आप दर्शकों का क्रम क्या समझते हैं? अब अमृता प्रीतम ने उनसे पूछा, वापस ये प्रश्न किया कि कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में, उसकी सोच में है या उसके अमल में है, तो उसमें आप दर्शकों के क्रम क्या समझते हैं? शोभा सिंह ने कहा, कई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्र को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते, या सरसरी नजर से सब चित्रों को देखकर पूछेंगे, बस और तस्वीरें नहीं हैं।
क्योंकि सबको चित्र जो बने हुए हैं उसका जो चित्रकार ने जो चित्र बनाया है तो उसने बहुत सोच के बहुत सारे ध्यान दिया होगा, बहुत चिंतन किया होगा, उसके बाद में उस चित्र को बनाया होगा। उसमें कुछ ना कुछ तो खासियत होंगी, लेकिन उसको देखने के लिए हमारे पास वैसी ही नजर होना चाहिए जो कलाकार की नजर थी, जो कलाकार का दृश्य था, नजरिया था, वही हमारे पास भी होना चाहिए। तभी हम उसका मकसद समझ पाएंगे कि वो तस्वीर उसने क्यों बनाया है। तो बहुत सारे लोग कैसे रहते हैं, शोभा सिंह का कहना है कि बहुत सारे दर्शक ऐसे रहते हैं कि जो बगल में लगे चित्र देखने के लिए सिर्फ एक नजर से देख लेते हैं और उसका क्यों बनाया गया है उसे गौर से नहीं देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं और वापस क्या पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि और तस्वीरें नहीं है। वो ये नहीं सोचेंगे कि कलाकार को उसको बनाने के लिए कितना सोचना पड़ा, कितना चिंतन करना पड़ा है, क्या सोचकर कलाकार ने ये चित्र बनाया है, वो नहीं सोचते। पर कलाकार का क्रम किसी हद तक दर्शक को वो आंख देना भी है, लेकिन कलाकार का ही काम है कि वो उसे आंख दे, अपनी जो आंख से उसने सोचा या कलाकार ने जिस नजरिए से सोचा है, जिस तरह से चिंतन किया है, वही आंख को उसे दर्शकों को भी देना चाहिए। ये किसका काम है, कलाकार का काम है कि किसी हद तक दर्शकों को वो आंख देना भी है, जिससे वो देख समझ सके। कुछ दिन हुए एक अमीर सी औरत आई। अब यहाँ पर जो है शोभा सिंह बता रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ दर्शक तो ऐसे रहते हैं कि जो सरसरी से देख लेते हैं, पूरी गर्दन घुमाकर भी नहीं देखते, पूरे ध्यान से भी नहीं देखते, बस ऐसे ही सरसरी से देखेंगे और फिर पूछेंगे कि और तस्वीरें नहीं है। लेकिन उसके बाद में उसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि कुछ दिन हुए एक अमीर सी औरत आई, बड़े आदर से चित्रों को देखती रही और उसने सब बहुत आदर से हर चित्र को उसने बहुत अच्छी तरह से देखा, गौर से देखा, उस पर सोची, बैठी रही, फिर बोली, उसे बहुत सोच विचार किया, बाद में क्या बोली, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। ने शोभा सिंह से क्या कहा कि आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। मैंने पूछा, आपने इतनी देर इस पहाड़ी हवा में सांस ली, फिर क्या ये सुख प्रदान नहीं है? क्या प्रसाद सिर्फ बूंदी होती है? इसी तरह यहाँ पर जो शोभा सिंह ने क्या कहा, उस औरत से कहा, वो औरत जो बोलने लगी कि आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया, तो उन्होंने क्या कहा उसने कि आपने जो पहाड़ी हवा पर सांस ली, तो ये प्रसाद नहीं है क्या? जो आपको प्रकृति से मिला, जो निसर्ग से मिला है आपको, तो क्या ये आपके लिए प्रसाद के समान नहीं है? कि प्रसाद से बढ़कर नहीं है आपके लिए? क्या सिर्फ बूंदी दी जाए तो वही प्रसाद है? ये यही सोच और सूझ होती है जिसे कलाकार को अपने दर्शकों को देना होता है। यानी जो शोभा सिंह ने उस अमीर औरत को जवाब दिया, उनका कहना बहुत सही था, क्योंकि जो चीज हमें मिल रही है, पहाड़ी हवा मिल रही है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जो फ्रेश हवा, हमको ताजी हवा मिल रही है, तो वो भी हमारे लिए प्रसाद के समान है। सिर्फ बूंदी का नाम ही प्रसाद नहीं है कि बूंदी दी जाए तो वही प्रसाद रहेगा, ये नहीं है। और ऐसी ही सूझ और ऐसी ही सोच क्या है, कलाकार के अंदर रहती है, और वो कलाकार को, दर्शकों को देना भी चाहिए। वो अगर ऐसी सोच देंगे तो उससे क्या होगा, सभी तरफ जो बुराइयां हैं वो खत्म होंगी और अच्छाइयां जो खत्म होती जा रही है वो बची रहेंगी। इसीलिए कलाकार को खुद दर्शकों को अच्छी सूझ समझ देना चाहिए, या उनका जो नजरिया है, जो उनका देखने का अंदाज है, जिस तरह लिए उन्होंने अपनी कला को कैनवस पर उतारा है या चित्र बनाया है, तो उसको दर्शकों को भी बताना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। इस पार्ट में हमें यही सब बताया गया है कि अगर हम हर कोई मिलकर थोड़ा ये ना सोचे कि हम पूरी दुनिया को रोशन करें, पूरी दुनिया में उजाला फैलाए, बल्कि थोड़ा थोड़ा मिलकर भी सब रोशनी फैलाने की कोशिश करें, तो पूरी दुनिया रोशन हो सकती है, पूरी धरती रोशन हो सकती है। बच्चों, मैं आपको फिर से रिवाइज कर रही हूँ कि जो हमने पाठ पढ़े हैं स्टार्ट से वापस से देखते थोड़ा सा। यहाँ पर जो है चार हाथ चांदना में उसके जो चित्रकार है, प्रसिद्ध चित्रकार, वो शोभा सिंह और अमृता प्रीतम के बीच बातचीत हो रही है। अमृता प्रीतम जी जो शोभा सिंह से पूछ रहे हैं कि आपकी तस्वीर, आपकी जो चित्रकला है वो कैसी है, रूहानी और तकनीकी पहलू से है। ऐसा इस हिसाब से ऐसा कोई और इस समय हमारे पास कोई और कलाकार नहीं है। क्या कलाकार की कर्म की व्याख्या करनी है आपको, किस तरह से, आप किस तरह से, यानी जो अमृता प्रीतम जो है शोभा सिंह से वापस प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप खुद बताओ कि कलाकार की व्याख्या किस तरह से होना चाहिए। और उन्होंने किस तरह से दिया था, उन्होंने कहा, शोभा सिंह ने कहा कि मैं सबसे पहले सत्यम शिवम और सुंदरम का क्रम बदलूंगा, कि मतलब मैं सबसे पहले ये देखना चाहूंगा कि उसको किस तरह से चेंज किया उन्होंने, सुंदरम शिवम और सत्यम, कि हम उसे पहले
जो सबसे पहले हम उसे देखेंगे कि सुंदरता की देखेंगे, सुंदरता के नजरिए से देखेंगे उसको, उसके बाद वो चीज अविनाशी है या नहीं, या उसकी दूसरों को कितना भला चाहती है, और उसके बाद देखेंगे कि ये ईश्वरीय है या सत्य है या नहीं, ये देखेंगे। इसलिए उन्होंने उसका क्रम चेंज किया। सुंदरता के लिए उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले नजर कौन सी रहती है, सुंदरता, यानी अवस्था, सबसे पहले अवस्था कौन सी रहती है, सुंदरता। अगर हम जब सबसे पहले कोई चीज देखते हैं तो हम देखते हैं चीज कैसी है, अच्छी है या बुरी। हम किसी को भी देखेंगे तो पहले यही देखेंगे कि किस तरह से है वो, उसकी कला, उसकी सुंदरता देखेंगे। तो इसलिए उन्होंने उसका क्रम चेंज किया। चित्रकार रंगों और कलर लकीरों के माध्यम से कैनवस पर उतारता है। उनका यही मानना था कि इस तरह से आप सोचते हैं और अपने साहित्य में लिखती है, उसी तरह से हम क्या करते हैं, हम सोचकर उसको अपने चित्रों में लिखते हैं, बनाते हैं। फिर उन्होंने अमृता प्रीतम ने पूछा कि आपने चित्रकला का माध्यम कौन सा है, कौन सा चुना है। तो उन्होंने क्या बताया, सिर्फ उनको एक ही बात याद थी कि किस तरह से उन्होंने चित्रकला बनाना शुरू किया था अपने घर के लिए, यानी घर के जो बाहर, रसोई के बाहर, रसोई का जो पर छती थी उसके ऊपर उन्होंने किस तरह से दीवार पर, उसकी 3.5 फीट ऊंची दीवारें थी, उसी पर उन्होंने किस तरह से 2 मिट्टी की हांडियां थी, उसको उसके अंदर चंपा के पौधे लगाए थे। और पढ़ने के, उनको पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सुंदर सी जिल्द वाली पंच ग्रंथि रखी थी, और उसको उसी के साथ साथ उन्होंने चवर भी वहां पर रखा हुआ था। लेकिन वो चवर साफ भी नहीं था, अच्छा नहीं था, दीमक का खाया हुआ था, लेकिन फिर भी वो तो छोटे से थे, वो फिर भी उन्होंने वो वहां पर लाके रखा। और इसी के जो दीवार, जो भी थोड़ी बहुत जगह बची दीवारों पर, जहां पर भी उन्हें कोई तस्वीर मिलती थी, कागजों की तस्वीर मिलती थी, वो उसे लाकर वहां पर लगाते थे। और उसी तरह से उन्होंने ड्राइंग बनाना, ख्याली घर की दीवारें सजाने के लिए तस्वीरें बनाने का काम शुरू किया। इस तरह से उन्होंने तस्वीरें बनाने शुरू की। अब उन्होंने पूछा, आप औरतों के तौर पर महत्व क्यों नहीं देते, तो केवल माँ के तौर पर महत्व क्यों देते हैं, इतना महत्व क्यों देते हैं कि उन्हें माँ के समान ही दर्जा देते। तो उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह से एक लेखिका की पहचान क्या है, शोभा सिंह अमृता प्रीतम को कहा कि आपकी पहचान क्या है, आपका महत्व क्या है कि आप लेखिका हो। शोभा सिंह का महत्व क्या है कि वो चित्रकार है, और एक औरत का महत्व यह है कि वो माँ होती है, और वो माँ होने के लिए क्या क्या करती है, अपने माँ बाप, बहन भाई, घर, सहेलियां, सब कुछ छोड़कर वो एक नई और ऊपरी धरती पर चली जाती है। और ये उसकी सबसे बड़ी साधना है, ये उसकी दैविक शक्ति है, उसका ज्ञान है, इसलिए उसे वो जीनियस मानते हैं, उसे माँ को महत्व देते हैं। अमृता प्रीतम ने वापस उनसे पूछा कि कलाकार का क्रम समूची दुनिया में होने में कोई फर्क डाल सकता है। नहीं, उन्होंने क्या कहा कि कलाकार किसके समान होता है, जलती हुई मोमबत्ती के समान होता है, या उसे वो वैसा ही समझते हैं जो अपने आसपास की 4 हाथ तक रोशनी फैलाता है। पूरे सब तरफ पूरी धरती का रोशन नहीं करता है, लेकिन आसपास जो 4 हाथ रोशनी फैला सकता है। अगर हर कोई यही सोच रखे तो उससे पूरी सभ्यता को रोशन कर सकते हैं, या पूरी धरती को रोशन कर सकते हैं। अमृता प्रीतम ने कहा, हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है, क्या आप अपनी वो यथार्थ चित्रित करना चाहेंगे, यानी जो धरती का सच है वो बहुत ही भयानक है। तो उन्होंने तब शोभा सिंह ने कहा कि नहीं, मैं उसे नहीं अपने चित्र में नहीं चित्रित करना चाहूंगा। क्यों नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो हमें हर जगह तो दिखाई देते हैं, तो क्या मैं अपने चित्रों में भी वही बनाऊं, वही सब बताऊं। तो जो चीजें हमारी जिंदगी से खत्म होती जा रही है, जो जिंदगी की खूबसूरती और जिंदगी की अच्छाई है, जो दिन पर दिन खत्म होती जा रही है, तो मैं उसे चित्रित करना चाहूंगा, ताकि ये मिट्टे मिट्टे भी हमारी कल्पनाओं में रहे। ऐसा ना हो कि कल्पनाओं से ही मिट जाए। अगर हम इसे कहीं पर भी चित्रित नहीं करेंगे, चित्र बनाएंगे तो ये हमेशा रहेंगी। अगर हम चित्र नहीं बनाएंगे, इसका कोई ये खत्म ना हो जाए, कहीं ये मिट ना जाए। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो अच्छाई है, जिंदगी खूबसूरती है, उसी को ही वो अपने चित्र में बनाते हैं। अमृता प्रीतम ने कहा कि सो कलाकार की शक्ति उसकी चिंतन में है और चिंतन में के अमल में। अमृता प्रीतम ने भी उनसे पूछा कि क्या कलाकार जो भी चित्र बनाते हैं तो क्या वो उसके चिंतन की वजह से ही चित्र बनाया जाता है, तो यह है ही वैसा भी। शोभा सिंह ने कहा कि हाँ, जैसे जो भी वो सोचते हैं, कई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल चित्र देखते नहीं, ये नहीं सोचते कि कलाकार ने क्या सोचकर ये चित्र बनाया है, कुछ नहीं। बस कलाकार कोई भी चित्र बनाता है तो बहुत सोचने के बाद, बहुत विचार करने के बाद उस चित्र को बनाता है। उसमें कुछ ना कुछ खासियत रहती है, लेकिन देखने के लिए उसे हमें वैसी नजर चाहिए। तो उनका शोभा सिंह का कहना है कि उसे देखने के लिए कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि पूरी गर्दन घुमाकर भी नहीं देखते, बस सरसरी तौर पर देखते हैं और क्या सवाल करते हैं वापस से, और तस्वीर नहीं है।
पर कलाकार का कर्म किसी हद तक दर्शकों को वो आग देना भी है। कलाकार का ही काम है कि वो जिस नजरिए से या जिस चिंतन से उन्होंने चित्र बनाया है वो लोगों को भी बताए, सब दर्शकों को भी बताए, जिससे वो देखे समझ सके। इसी तरह से एक औरत, अमीर औरत उनके पास आई थी, शोभा सिंह के पास। उसने उनसे कहा था कि आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया है। बहुत चित्रों को उसने बहुत अच्छी तरह से देखा, बैठी, फिर बोली कि आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। तब शोभा सिंह ने उनसे कहा कि तुम इस पहाड़ी हवा पर इतनी देर से सांस ले रही हो, तो क्या है तुम्हारे लिए प्रसाद के समान नहीं है क्या? प्रसाद के बढ़कर नहीं है क्या? सिर्फ प्रसाद का नाम बूंदी देना, बूंदी लेना ही है क्या? जो हम हवा ले रहे हैं, निसर्ग की जो ताजी पहाड़ी हवा ले रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए प्रसाद के समान है। और यही सोच और जो रहती है वो कलाकार को अपने दर्शकों को भी देना चाहिए। और उसी तरह से उन्होंने भी देने की, यहाँ पर शोभा सिंह ने देने की कोशिश की है।